छात्रों, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा आप लोगों को वर्ण के बारे में बता रहा था। इसके पहले भी मैं स्वर वर्ण तथा उसके भेद के बारे में चर्चा किया था। आज हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या है। और पाठ्य स्टार्ट करने से पहले छात्रों मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह जो चैप्टर चल रहा है वर्ण प्रकरण, वो क्लास 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि समझ में ना आए तो उससे संबंधित शंका या समस्या को लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे और उसका यथोचित समाधान किया जाएगा। तो चलिए छात्रों, हम लोग पॉइंट पर आते हैं, बिंदु की ओर लौटते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में कि व्यंजन वर्ण क्या है। छात्रों, पूर्व से ही हम लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण स्वर की सहायता से होती है, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से ही होती है। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और इसके पहले भी मैं आपको बताया हूं कि वर्ण का अधिकतर संबंध उच्चारण से ही है। तो छात्रों, ये तो हम जानते हैं कि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा और डीपली समझते हैं और इसके सूक्ष्म अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। व्यंजन, छात्रों मैं बता देता हूं, ये जो व्यंजन है, यह व्यंजन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो छात्रों आप जानिए, व्यंजन का अर्थ चिन्ह भी होता है, व्यंजन का अर्थ निशान भी होता है, व्यंजन का अर्थ भोजन सामग्री भी होता है। कई तरह की खाद्य पदार्थ या चावल रोटी के साथ जो हम लोग कुछ सब्जी खाते हैं या चटनी खाते हैं या और भी कोई चीज खाते हैं तरह तरह के, तो उसका भी नाम व्यंजन है। तो यह व्यंजन शब्द का भावार्थ जगह जगह पर अलग हो जाता है। यह व्यंजन शब्द जो है, इसका जो अर्थ होता है वो स्थान स्थान पर अलग हो जाता है। तो यहां छात्रों, व्यंजन शब्द का अर्थ निशान से लेना है अथवा चिन्ह से लेना है। जैसे ही हम कोई व्यंजन वर्ण लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा क। अब क को जब छात्रों तोड़ते हैं तो ये आता है क हलंत जोड़ अ। अब देखिए छात्र, यहां क में एक निशान है, क में एक चिन्ह है जिसको हम हल कहते हैं, और जिसके अंत में ये हल लगे रहते हैं वे हलंत वर्ण कहे जाते हैं या हलंत शब्द कहे जाते हैं। वर्ण में लग गए तो वर्ण, शब्द में लग गए तो शब्द। तो ये चिन्ह जो है एक प्रकार का जो चिन्ह है, और ये चिन्ह का अर्थ व्यंजन होता है। तो इसीलिए इन वर्णों को व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। व्यंजन वर्ण यानी जिसमें विशेष प्रकार का चिन्ह लगा हो, निशान लगा हो, उसे हम व्यंजन कहते हैं। और वह स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, उसको ऐसे ही हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं। और लिखने के क्रम में छात्रों यह ध्यान दिया कीजिए कि जैसे ही हम क लिखते हैं तो क में अ का उच्चारण होता है, क में अ का उच्चारण होता है।
या की लिखते हैं, या की लिखते हैं या कू लिखते हैं, तो ये क में क्या है, क हलंत प्लस हरसु ई, या क हलंत प्लस हरसु उ, तब कू, और तब ये की, ये हरसु की, ये हरसु कू। तो यहां देखिए छात्रों, इसमें जो है चिन्ह लगा हुआ है, और इसी चिन्ह के कारण इसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, और इसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण के संबंध में दो बात जरूर ध्यान रखिएगा। पहला कि उसमें एक चिन्ह लगा होता है और वह स्वर की सहायता से उच्चारित होता है, क्योंकि छात्रों मैं पहले ही बताया कि व्यंजन का अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है। व्यंजन का अर्थ क्या होता है, निशान होता है। तो इसमें चिन्ह लगा हुआ है और इसमें देखिए निशान लगा हुआ है। अब जब हम कू लिखते हैं तो यहां छात्रों ध्यान दीजिए कि ये जो कू लिखते हैं तो इसमें उ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, इसमें उ स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। तो इन स्वरों को, इन स्वर को, ये सब स्वर हैं जो आप जानते हैं कि स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण उच्चारित होते हैं। तो ये स्वर प्रत्यक्ष रूप में, अपने मूल रूप में इस व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं, इनका एक चिन्ह हो जाता है। इनका एक क्या होता है, चिन्ह हो जाता है। हम चिन्ह की बात कर रहे हैं, और उस चिन्ह को छात्रों आप जानते हैं क्या कहते हैं, उस चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। अब कोई पूछ सकता है आपको कि मात्रा क्या है, मात्रा किसे कहते हैं? तो बेहिचक, बिना किसी हेजिटेशन के, विदाउट हेजिटेशन आप कहिए कि स्वर वर्ण को जिस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं। हर स्वर वर्णों को व्यक्त करने के लिए एक चिन्ह है, एक सिंबल है, और वही सिंबल व्यंजन के साथ युक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, और उसका हम सही से उच्चारण करते हैं। यदि वो समझ में नहीं आए छात्रों तो मैं आपको हर स्वर की मात्रा लिख देता हूं, और जिससे आप समझ जाएंगे। यहां देखिए, मात्रा, मात्रा स्वर वर्णों को व्यक्त करने वाले चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अब यहां देखिए छात्रों, ये अ है, आ, हरस्वी, दीर्घी, हरसु, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। अब यहां देखिए, अ जो है यह स्वयं, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है छात्रों, यह जो है वर्ण में छिपा होता है, यह व्यंजन वर्ण में छिपा होता है और इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। आ का चिन्ह है एक पाई, हरस्वी का चिन्ह है देखिए इस तरह से, दीर्घ का, दीर्घ ई का चिन्ह है इस तरह से, हरसु का चिन्ह है इस तरह से, दीर्घु का चिन्ह है इस तरह से, ए का चिन्ह है इस तरह से, और ऐ का चिन्ह है इस तरह से। ओ का चिन्ह है देखिए इस तरह से, और औ का चिन्ह ये हो गया, ये हो गया अंग, और ये हो गया विसर्ग, हो गया अब। इसको ध्यान में रखिए छात्रों। अब हमको कू लिखना है, तो हम जानते हैं कि क में उ है, तो क हलंत हम उ नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। अब क हलंत उ लिखते हैं कू, तो इसको हम कू लिखते हैं, ये मात्रा लगाते हैं, ये मात्रा लगाते हैं। वो
वो जो स्वर है इसका मूल रूप हम इसके साथ नहीं जोड़ते हैं, इसकी मात्रा लगा देते हैं। अब हमको मान लिया जाए कि पय लिखना है तो प हलन अय नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे पय। अय की मात्रा यहां देखिए, अय की मात्रा लगाएंगे, ये अय की मात्रा है, इसको लगाएंगे। तो मात्रा को समझ गए होंगे छात्रों। हम चर्चा कर रहे थे व्यंजन वर्ण की। तो छात्रों व्यंजन वर्ण आप समझ गए होंगे, परिभाषा उसकी समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। और जो मैं परिभाषा लिख नहीं रहा हूं ये श्वेत पट्ट पर, उसको मैं बोल रहा हूं, आप इसको सुन करके अच्छी तरह से देख करके नोट्स बनाएंगे और कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आप पूछेंगे, उसका समाधान किया जाएगा। तो चलते हैं, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं छात्रों, अब जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वे कई प्रकार के हैं। अब उनके प्रकारों को हम देखते हैं। वे देखिए यहां पर उसका मैंने नाम लिख दिया कि ये कितने प्रकार के हैं। तो स्पर्श हैं, अंतःस्थ हैं, अंतःस्थ, उष्ण, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, जिह्वा मूल्य, उपपद्मानीय। अब इन सभी प्रकारों को एक एक करके समझेंगे और इसको समझने के लिए छात्रों पहले हम लोग यहां सभी वर्णों को लिख लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इतना का ही ये और तो छ, त्र और ज्ञ जो ये तीन वर्ण हैं ये संयुक्त व्यंजन है। ये और अन्य व्यंजनों के मिलकर के बना है। तो अभी हम व्यंजन पढ़ रहे हैं तो यहां ध्यान दीजिए, ये क, ख, ग, घ, अंग ये सब जो है इसको हम क है तो क, ये क वर्ग है। क वर्ग में इसको हम कवर्ग कहते हैं। किसी भी वर्ग के फर्स्ट लेटर के साथ उसका नाम उच्चारित करते हैं और वही वर्ग इंडिकेट हो जाता है। तो ये क है, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ण क है इसलिए इसको कवर्ग कहते हैं। च है इसलिए चवर्ग कहते हैं। ट है टवर्ग कहते हैं। त को त थ से न तक को तवर्ग, प से म तक को पवर्ग कहते हैं। तो इन ये जो पांच हैं 1 2 3 4 5 ये जो पांच हैं इनको हम छात्रों स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इसको इंडिकेट करने के लिए संस्कृत में इसे कू कहते हैं। कू, इसको कहेंगे चू, इसको कहेंगे टू, इसको कहेंगे तू और इसको कहेंगे पू। ध्यान रखिएगा, कू, चू, तू, तू, पू। ये जब वर्णों का उच्चारण स्थान आप जब पढ़ेंगे और जब उसको समझेंगे तो ये काम आपको आएगा। तो यहां देखिए फर्स्ट है स्पर्श। तो छात्रों स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। जैसे ही कुछ वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ये मुख के जो भीतरी अंग हैं, जिह्वा हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से टकराती है, स्पर्श करती है, छूती है। तो इसीलिए उसको स्पर्श वर्ण कहते हैं। उन वर्णों को उच्चारित करने में, उन वर्णों के उच्चारण में वह जिह्वा कहीं तालु से टकराते हैं, कहीं कंठ से टकराते हैं, कहीं कुछ कहीं किसी वर्ण को उच्चारण करने में ओठ आपस में सटते हैं। तो जिनका उच्चारण करने में जिह्वा
या दो भाग जो है मुख के वो स्पर्श करते हैं तो उसको हम स्पर्श वर्ण कहते हैं, इसीलिए उसका नाम स्पर्श वर्ण हो गया। तो क से लेकर यहां क्या है, क से म तक, क से म तक के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण करेंगे तो आपका ये मुंह का अंग जो है, भीतरी अंग, जिह्वा हो या ओठ हो, वो आपस में एक दूसरे से स्पर्श करेंगे, इसलिए उनको हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो क से लेकर के म तक क्या है, स्पर्श वर्ण है। अब है छात्रों दूसरा अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ के शाब्दिक अर्थ को समझिए। अंतः का मतलब होता है अंदर, अंतः का मतलब होता है अंदर, और स्थ का मतलब रहने वाला, जो रहता है, यानी कि जिसका उच्चारण अंदर ही अंदर हो, ऐसा अनुभव हो कि जिसका उच्चारण अंदर ही अंदर हो रहा है, तो उन सभी वर्णों को हम अंतःस्थ वर्ण कहेंगे। और वे चार हैं। कितने हैं? चार। कौन कौन है? ये य, र, ल और व। य, र, ल और ये व, ये चार वर्ण जो है अंतःस्थ वर्ण है। तीसरा है छात्र ऊष्म। अब ऊष्म को समझिए। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। तो जैसे ही हम कुछ वर्णों को उच्चारित करते हैं, कुछ वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। आप हाथ को, हथेली को मुंह के समीप रख करके उन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हमारे मुख से हवा निकल रही है। और गर्म हवा की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहुत गर्म हवा निकलती है, हल्का उसमें गर्माहट होती है उस हवा में। और वे चार वर्ण कौन कौन है? ये तीन स और ह। कौन कौन है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये जो चार वर्ण है छात्रों, इन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। इसके बाद आइए आपका है अल्प प्राण। अल्प प्राण का अर्थ समझिए। अल्प मतलब थोड़ा, अल्प मतलब कम, कम मात्रा में। और प्राण का मतलब लेना है हमारे शरीर के प्राण वायु से, श्वास से लेना है, जिसके चलते हमारा जीवन टिका हुआ है। तो अल्प प्राण का को समझने के लिए छात्रों मैं यहाँ एक ट्रिक का इस्तेमाल किया हूं, जिसे आप समझिए। यहां लिखा हुआ है 135 प्लस अंतःस्थ। 135 मतलब 135 प्लस अंतःस्थ। किन वर्णों को हम कहते हैं? तो यहां देखिए, ये कवर्ग है, ये चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है। कहता 135 यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अब प्लस अंतःस्थ। प्लस अंतःस्थ कौन है? ये है प्लस अंतःस्थ। इन वर्णों को क्या कहेंगे हम? अल्प प्राण कहेंगे। इन वर्णों को क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में थोड़ा कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको हम अल्प प्राण कहेंगे। और वो कौन कौन वर्ण रहेंगे? ये ट्रिक याद रखिए, 135 प्लस अंतःस्थ। ठीक है। इसके बाद है महाप्राण। महाप्राण में देखिए 24 प्लस ऊष्म लिखा है मैंने, 24 प्लस ऊष्म। अब यहां देखिए, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का ये दूसरा हो गया, ये पूरा दूसरा वर्ण, और चौथा वर्ण, ये पूरा चौथा वर्ण। ठीक है। अब प्लस ऊष्म, ये ऊष्म वर्ण हो गए। ये सभी क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में प्राणवायु की थोड़ी ज्यादा अधिकता होती है, ज्यादा श्वास उसमें निकलता है, इसलिए इन्हें हम महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट है छात्र घोष। इसको हम समझेंगे घोष। घोष का मतलब होता है आवाज, और वैसा आवाज जिसमें कुछ झंकार हो, कुछ झंझनाहट हो,
उसको कहा गया है घोष। तो घोष में देखिए छात्रों, वो है 345 प्लस अंतःस्थ। याद रखिए 345 प्लस अंतःस्थ, यानी कि तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण प्लस अंतःस्थ, ये अलावा। तो छात्रों घोष किसे कहेंगे? किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवा वर्ण प्लस अंतःस्थ वर्णों को हम क्या कहेंगे? घोष कहेंगे। इसके बाद है अघोष। अघोष मतलब घोष हो यानी झंकार हो, झंकार से रहित हो। अघोष माने उसमें झंकार नहीं हो, समझे कि नहीं? जो झंकृत नहीं हो तो उसको हम कहेंगे अघोष। वो अघोष कौन कौन है? 12 प्लस ऊष्म, यानी किसी भी वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण प्लस ऊष्म वर्ण, इनको हम क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में झंकार नहीं होता है, ये वर्ण झंकृत नहीं होते हैं। और उसके बाद है छात्रों जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य का मतलब होता है, जिह्वा मतलब जीभ, और जीभ के मूल से। छात्रों जीभ के मूल से जब किसी वर्ण का उच्चारण होता है तो उसे हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। तो जिह्वा मूल्य कब कहेंगे? क या ख, क या ख के पहले अर्ध विसर्ग हो। क या ख के पहले क्या हो? अर्ध विसर्ग हो, उसके कहते हैं जिह्वा मूल्य। अब यहां देखिए अब देखिए छात्रों यहां क है और यहां ख है, इसके पहले क्या है? विसर्ग है, जिसको अर्ध विसर्ग को हम इस इंडिकेट से लिखते हैं। इस तरह से हम अर्ध विसर्ग को लिखते हैं। तो तो छात्रों मैं बता रहा था कि क या ख के पहले यदि अर्ध विसर्ग रहे तो उसको हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। जैसे कृष्ण करोति, राम खनति, ख है यहाँ और यहाँ देखिए क है। कहने का मतलब कि, और यही बहुत सा अर्ध विसर्ग का मतलब क्या है कि उसका उच्चारण थोड़ा जल्दी में करते हैं। जैसे काकः कृष्ण, पिकः कृष्ण, है ना? आपका भाग गीता में भी एक श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवश्चैव, मामकाः पांडवश्चैव, मामकाः का है वो मामकाः, जल्दी उसका उच्चारण करना है अर्ध विसर्ग का मतलब कि। अब पांडव प है, और यही अर्ध विसर्ग के पहले क ख के जगह पर यदि प फ हो जाता है तो उसको पदमानीय वर्ण कहते हैं। जैसे यहां देखिए तप, फलति, या मोहना, पतति। यही वर्ण, यही अर्ध विसर्ग के पहले जब प या फ हो जाए, फ या प हो जाए तो यह इसे हम पदमानीय वर्ण कहेंगे। और क और ख रहेंगे, क और ख रहेगा तो हम उसे जिह्वा मूलीय वर्ण कहेंगे। तो इस प्रकार छात्र आप आज व्यंजन वर्ण समझ गए होंगे, और आशा है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।